जय हिंद दोस्तों। मैंने इससे पहले आईटीआर फाइलिंग पर 3 वीडियो किए हैं। इन 3 वीडियोस में हमने आईटीआर फाइलिंग की पूरी प्रोसेस को सीखा था। आईटीआर वेबसाइट में अकाउंट बनाना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और रिफंड क्लेम करना। इस वीडियो में मैंने उन तीनों वीडियोस को कंबाइन कर दिया है ताकि आपको आईटीआर फाइलिंग पर नॉलेज के लिए अलग अलग वीडियोस ना ढूंढने पड़े। तो चलिए एक एक करके तीनों वीडियो देखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। जय हिंद दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिनमें मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इन 2 वीडियोस का लिंक इस वीडियो के अंत में भी डाल दिया है। याद रखने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको खुद से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट आपका इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। तो अगर आप टैक्स का कैलकुलेशन नहीं सीखना चाहते तो वो 2 वीडियो देखना जरूरी नहीं है, पर मैं कहूंगा कि सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई 1 साल का काम तो है नहीं, ये हर साल भरना पड़ेगा और जिंदगी भर भरना पड़ेगा, नौकरी के दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन ये चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नौकरी पेशे वाले लोगों को इनकम टैक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन टैक्सेस से बच सकता है, लेकिन सैलरी या पेंशन वाले लोगों का टैक्स सोर्स पर ही कट जाता है। उदाहरण के लिए आजकल हॉट टॉपिक है 8th पे कमीशन। हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, लेकिन आपको यह जानना होगा कि अगर आपकी पेंशन 20% बढ़ती है तो वो सारा 20% पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, बैंक अकाउंट में पहुंचेगा 16 से 17% पैसा। बाकी 3% पैसा निर्मला जी चुपचाप टीडीएस काटकर अपनी तिजोरी में वापस डाल लेंगी। इसी तरह अगर आपका डीए साल में 7% बढ़ता है तो एक्चुअल बढ़ोतरी 6% ही होती है, क्योंकि करीब 1% वापस सरकार की तिजोरी में चला जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपकी पे या पेंशन बढ़ते हैं तो उसमें से कितना पैसा टैक्स के रूप में कट जाएगा। हमारे देश में नौकरी पेशे वालों पर टैक्स का लोड बाकी लोगों से कितना ज्यादा है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आपको बताता हूं जिनको जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पिछले साल के डेटा के अनुसार इंडिया में 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें से केवल 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और बाकी देशों में ये परसेंटेज क्या है इसे आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रांस में 78%, जर्मनी में 61%, इंग्लैंड में 60% और यूएस में 50% 18 साल से ऊपर लोग टैक्स देते हैं। कि माना कि ये सभी देश डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी ये अंतर बहुत बड़ा है। 2024 में निर्मला जी ने बजट के समय जो डेटा दिया था उसके अनुसार करीब 6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन 6 करोड़ लोगों में से करीब 4 करोड़ लोगों का टैक्स था जीरो, मतलब एक्चुअल टैक्स पेयर थे केवल 2 करोड़ लोग उन 88 करोड़ लोगों में से जो 18 साल से ऊपर हैं। दुर्भाग्य से हम सभी सैनिक उस 2 करोड़ की जनता का हिस्सा थे। 1 फरवरी 2025 के बजट के बाद तो ये परसेंटेज और भी नीचे आएगी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अब जीरो टैक्स देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत से सर्विंग सैनिक, खासकर सिपाही, लांस नायक और नायक जीरो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। कैसे? वो मैंने कैलकुलेशंस वाले 2 वीडियोस में बताया था। और पेंशनर्स के बारे में क्या? तो पेंशनर्स अगर 50% पेंशन को कम्यूट करवाते हैं तो ज्यादातर जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स की पेंशन 12 लाख से कम बनेगी, इसलिए आपकी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कम्यूट नहीं भी करवाते हैं तो भी टैक्स कोई ज्यादा नहीं होगा, वो भी मैंने कैलकुलेशंस वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। आईटी रिटर्न भरने के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है और टैक्स जीरो है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ उन लोगों को नहीं भरना पड़ता जिनकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है।
तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेगा। अगर आप किसी दूसरे से इनकम टैक्स भरवाना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न को पढ़ना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले एजेंट सैकड़ों रिटर्न भर रहे हैं। हो सकता है कि उनसे कोई गलती रह जाए, और अगर गलती हो गई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आपके पास आएगा और फाइन भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में चलते हैं और आपको रजिस्टर करते हैं। और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक गूगल का सर्च बॉक्स है और उसमें मैंने एंटर कर दिया इनकम टैक्स पोर्टल और प्रेस कर दिया एंटर का बटन। याद रखने वाली बात यह है कि जितनी भी स्क्रीन्स मैं आपको दिखाऊंगा उनमें मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसके अंदर जो भी बटन है या जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया मेरे कंप्यूटर पर यह पेज खुल गया। इस पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट का होम पेज है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का होम पेज। अब इस पेज के टॉप राइट हैंड साइड, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड को आप एक बटन देख सकते हैं रजिस्टर। मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज खुल गया। अब इस पेज में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाई हैं। तो सबसे ऊपर जो है 2 बटन बने हुए हैं, टैक्स पेयर एंड अदर्स। आपने सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। मैंने सेलेक्ट किया तो टैक्स पेयर जो है वो डार्क ब्लू हो गया, जबकि अदर्स जो है वो व्हाइट कलर में दिख रहा है। तो इसका मतलब टैक्स पेयर सेलेक्ट हो गया है। उसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है पैन। इसमें मैंने पैन नंबर डाल दिया और राइट हैंड साइड को जो बटन है वैलिडेट, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये अगली स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो इस स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो पैन नंबर और वैलिडेट का बटन है उसके नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका पैन करेक्ट है। उसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। उसके नीचे यस और नो 2 बटन हैं। आपने यस के ऊपर क्लिक करना है जिससे उसके अंदर एक बिंदु आ जाएगा और उसके नीचे जो कंटिन्यू का बटन है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो जैसा कि सबसे ऊपर हेडिंग है, इस स्क्रीन में मैं अपने बेसिक डिटेल भरूंगा। वो बेसिक डिटेल क्या है? सबसे ऊपर है पैन नंबर, वो ऑटो फील्ड होगा क्योंकि मैंने पहले भर दिया है। उसके नीचे मैं अपना लास्ट नाम लिखूंगा यानी कालरा। उसके नीचे जो है फर्स्ट नेम, ये मैंने अपने बेटे का अकाउंट बनाया है तो उसका नाम है आर्यन, तो मैंने उसका फर्स्ट नेम लिख दिया है आर्यन। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे जेंडर यानी मेल या फीमेल, तो क्योंकि वो लड़का है तो मैंने मेल के अंदर क्लिक किया। इस पेज में दाहिनी ओर एक बॉक्स बना है, उसमें लिखा है इफ यू हैव ए सिंगल नेम देन यू कैन एंटर ओनली लास्ट नेम फील्ड। इसका अर्थ है कि अगर आप सिर्फ सिंगल नाम लिखते हैं जैसे दीपक, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखते, तो आपने अपना नाम भरना है लास्ट नेम फील्ड में। तो ये बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गए। अब आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर मोबाइल नंबर भरा मैंने अपना। उसके बाद मैंने लिखा कि ये मोबाइल नंबर मेरा है, यानी जो टैक्स पेयर है, मैं खुद ही रजिस्टर कर रहा हूं खुद को, तो टैक्स पेयर का मोबाइल नंबर है, तो मैंने उसके अंदर टैक्स पेयर भर दिया। उसके बाद अपना ईमेल आईडी भरा और उसके सामने भी लिख दिया कि ये मेरा अपना ईमेल आईडी है यानी टैक्स पेयर का। और सबसे नीचे लैंडलाइन नंबर भर दिया, वो ऑप्शनल है, आजकल लैंडलाइन नंबर होता नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जहां पर भी जिस भी बॉक्स के ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो जरूरी भरना है, पर क्योंकि लैंडलाइन के बॉक्स के ऊपर रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ है इसलिए इसका मतलब है कि ये बॉक्स ऑप्शनल है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप भर सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पर अगर किसी बॉक्स के ऊपर स्टार बना हुआ है और आप उसको नहीं भरते हैं, जैसे ईमेल आईडी को नहीं भरते हैं, तो ये वेबसाइट आपको अगले पेज पर नहीं जाने देगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला पेज कंप्लीट। इसके नीचे एक कंटिन्यू का बटन है जो आपको स्क्रीन पे अभी नहीं दिख रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया और मैं अगले पेज में चला गया जो कि है ओटीपी पेज, एंटर ओटीपी। अब इसने 2 ओटीपी भेजे हैं, एक मोबाइल में जो मैंने अभी एंटर किया है और एक ईमेल पे।
दोनों ओटीपी को मैंने इसके अंदर एंटर किया और नीचे जो बटन है कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इसके अंदर वो 3 चीजें मेरे से पूछ रहा है। नंबर 1 सेट पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड मुझे सेट करना है मैं इसके अंदर लिख दूंगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, मतलब उसी पासवर्ड को मैंने दोबारा एंटर करना है। और सबसे नीचे है पर्सनलाइज्ड मैसेज। इसका अर्थ है आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नाम के नीचे ये मैसेज लिखा आएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये आपका ही अकाउंट है जिसके अंदर आप जा रहे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया खुश और स्वस्थ, और उसके नीचे जो रजिस्टर का बटन था उसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। तो इसका अर्थ है कि मेरा रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स वेबसाइट पर कंप्लीट हो गया। और यहां पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है, ये बोल रहा है योर ई फाइलिंग पोर्टल यूजर आईडी इज सो एंड सो। तो मतलब आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपका इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करने का यूजर आईडी वो रहेगा आपका पैन नंबर। पासवर्ड आपने अभी सेट किया है, तो यही 2 चीजें आपको लॉगिन करने के लिए जरूरत पड़ेंगी, यूजर आईडी पैन नंबर और पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है। उसके नीचे ये बोल रहा है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक मैसेज भेज दिया गया है, जो कि ये कंफर्मेशन है कि आप अभी इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्टर हो गए हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगले स्टेप में चलते हैं और आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से देखते हैं कि हम कैसे इनकम टैक्स वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हम वापस आ गए इनकम टैक्स वेबसाइट के होम पेज पर, और आप देख सकते हैं टॉप राइट हैंड साइड को जो रजिस्टर का बटन है उसके बाईं साइड एक लॉगिन बटन है। तो हमने रजिस्टर कर लिया है। अब मैंने क्लिक किया लॉगिन, तो इस पर क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा। तो इसमें एक ही बॉक्स बना हुआ है जिसमें वो कह रहा है एंटर योर यूजर आईडी। जैसा मैंने आपको बताया था, आपका यूजर आईडी है आपका पैन कार्ड नंबर। तो यहां पर मैंने पैन कार्ड का नंबर डाला और जो उसके नीचे बटन है कंटिन्यू उसको प्रेस कर दिया। उसको प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब आप देखेंगे कि सिक्योर एक्सेस मैसेज ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा खुश और स्वस्थ। इसका मतलब ये मेरा ही अकाउंट खुल रहा है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है, जैसा कि मैंने बताया था। इससे मैं रीएश्योर्ड हूं कि ये मेरा ही अकाउंट है। अब उसके नीचे पासवर्ड डालना है, तो मैंने इसके अंदर पासवर्ड डाला और सबसे नीचे जो बटन है कंटिन्यू उसको प्रेस कर दिया। उसको प्रेस करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। तो इस पेज में हेडिंग है इनकम टैक्स रिटर्न ITR, मतलब इस पेज से हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे। और इस पर 2 बॉक्स बने हुए हैं, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। अब इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया है 2024-25 करंट असेसमेंट ईयर। मैंने ये स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उस इनकम टैक्स रिटर्न से लिए हैं जो मैंने पिछले साल जून 2024 में भरा था। और असेसमेंट ईयर 2024-25 क्या है? वो है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो अभी जो आप रिटर्न भरेंगे आगे आने वाले समय में जून जुलाई 2025 में, वो रिटर्न होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 का। अगर अभी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाएंगे तो इसमें वो असेसमेंट ईयर 2025-26 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी वो रिटर्न नहीं खुला है। पर ये याद रखिए कि जब आप अगला रिटर्न भरेंगे तो वो होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 का, और उसमें इनकम कौन सी दिखाएंगे? वो आप दिखाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ये होगा फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर की आप इनकम दिखाएंगे। और रिटर्न कब भरेंगे? असेसमेंट ईयर 2025-26 में, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद। तो बहरहाल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 2024-25। उसके नीचे मैंने सेलेक्ट किया मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन। उसको मैंने, उसके अंदर एक पॉइंट आ गया ब्लू कलर का, और मैंने कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू का बटन दबाया ये पेज मेरे सामने खुल गया। और इस पेज के ऊपर राइट हैंड साइड को नीचे एक बटन बना हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। मैंने उसको प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये पेज मेरे सामने आ गया। अब इसके अंदर 3 अलग अलग चीजें दी हुई हैं, इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड अदर्स। तो क्योंकि एज इंडिविजुअल मैं फाइल कर रहा हूं तो मैंने इंडिविजुअल पर क्लिक किया और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये अगला पेज मेरे सामने आ गया। अब इस पेज के ऊपर
एक ही बॉक्स बना हुआ है जो कहता है सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म। इस बॉक्स के राइट हैंड साइड को एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। उस एरो पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स खुल जाएगा। उसके ऊपर लिखा होगा ITR 1 2 3 4। अब ये ITR 1 2 3 4 क्या है? ये टाइप ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म है जो अलग अलग लोगों पर लागू होते हैं। हम में से 99% लोगों पर लागू होगा ITR 1। तो मैंने ITR 1 को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाली स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी और इस पेज पर ITR 1 जहां लिखा हुआ है उसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स आ गया है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है कि ITR 1 कौन से लोगों पर लागू है। तो देखें कौन से लोगों पर लागू है। तो ये लागू है इंडिविजुअल्स पर और रेजिडेंट्स पर। मतलब हम सिंगल एज इंडिविजुअल ये टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और रेजिडेंट का मतलब है जो इंडिया के अंदर ही रह रहा है। तो ये दोनों चीजें हम पर लागू हैं। तीसरी कंडीशन है कि इनकम 50 लाख रुपए पर ईयर से कम होनी चाहिए, वो भी हम सब पे लागू है। उसका अगला है उसके सैलरी के अलावा और क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। वो हो सकता है वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी का एक घर है जो उसने उसको किराए पर चढ़ाया हुआ है और उससे उसको इनकम आ रही है तो तब भी उसके ऊपर ITR 1 ही लागू होगा। तो ये है अगली कंडीशन। उससे अगली कंडीशन है कि बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट भी उसके पास आ सकता है और 5,000 रुपए तक एग्रीकल्चरल इनकम यानी खेती बाड़ी की इनकम भी उसमें हो सकती है। तो उसके ऊपर ITR 1 लागू होगा। ऐसे ही अगर मैं ITR 2 पे क्लिक करता तो ITR 2 की कंडीशन आ जाती। ITR 2 जनरली होता है जब 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हो या 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो या फिर कैपिटल गेन से इनकम हो। कैपिटल गेन्स क्या होता है? जब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और या फिर शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो है वो खरीदे हैं या बेचे हैं, उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम में से 99% लोगों पर ITR 1 लागू होगा, तो हम इस वीडियो में खाली ITR 1 को ही देखेंगे। पर जो ITR 2 है उसमें भी ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। जहां तक ITR 3 और 4 का सवाल है वो सैलरीड इंडिविजुअल्स पर लागू नहीं है, वो बिजनेसमैन पर लागू होता है। तो उसको हम अपने वीडियोस में टच नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने ITR 1 सेलेक्ट कर लिया है और इस पेज पर सबसे नीचे बटन है प्रोसीड विद ITR 1। मैंने उस बटन को प्रेस किया। प्रेस करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इसमें एक बॉक्स आ गया है, इंफॉर्मेशन का बॉक्स, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बता रहा है कि इस इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है न्यू टैक्स रिजीम। अभी ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है? ये न्यू टैक्स रिजीम 3 साल पहले गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसके अंदर सारी एग्जेम्पशंस हटा दी गई हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले खाली ओल्ड टैक्स रिजीम होता था जिसके अंदर हमें बहुत सारा तरह की एग्जेम्पशंस मिलती थी। जैसे अगर हम अपने AFPP में 1.5 लाख रुपए तक डालते हैं हर साल तो वो हमारी इनकम में से कम हो जाता था, या हम PPF में कुछ अमाउंट डालते हैं तो वो कम हो जाता था, या कोई डोनेशन देते हैं तो वो कम हो जाता था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम निकाला है जिसमें कि ये सारी एग्जेम्पशंस खत्म हो गई हैं। पर साथ ही इनकम टैक्स के ब्रैकेट भी बढ़ गए हैं, खासकर बजट 2025 में, जिससे कि टैक्स लायबिलिटी हमारी कम हो गई है। तो मेरा अंदाजा है कि हम में से 99% से ऊपर लोगों पर न्यू टैक्स रिजीम ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस रिटर्न में मैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में ही आपको बताऊंगा। तो क्योंकि मैं न्यू टैक्स रिजीम के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूं तो नीचे जो ओके का बटन है वो मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स गायब हो गया और ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब इस पेज पे लिखा हुआ है ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 और ITR 1 की एक बार फिर से परिभाषा दी हुई है जो हमने पिछले पेज पर भी देखी थी। तो हम अभी श्योर हैं कि हमने ITR 1 ही भरना है और नीचे जो बटन दिया हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया ये अगली स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो गया तो आप में से बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।
जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स वेबसाइट में रजिस्टर किया था और इस स्क्रीन पर पहुंच गए थे। इस स्क्रीन से ही इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलिए देर किस बात की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेज की हेडिंग है रिटर्न समरी। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखना है, क्योंकि हम बार बार इस पेज पर लौटेंगे। इस स्क्रीन पर 5 बॉक्स बने हुए हैं। इन सभी बॉक्सेस के नीचे एक फॉर्म छुपा हुआ है जो हमें भरना है। सभी फॉर्म्स को भरना बहुत सरल है। तो ये फॉर्म्स हैं क्या? तो पहला फॉर्म है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें हम अपना नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भरेंगे। नंबर 2, ग्रॉस टोटल इनकम। इस फॉर्म को हम अपने फॉर्म 16 को देखकर भरेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपको पीएओ या पीसीडीए पेंशन से हर साल जून जुलाई के महीने में फॉर्म 16 आता है, जिसमें आपकी इनकम और टैक्स के डिटेल्स लिखे होते हैं। बस हमने उसी में से ये डिटेल कॉपी करने हैं और अपने रिटर्न में भर देने हैं। नंबर 3, टोटल डिडक्शंस। डिडक्शंस का अर्थ है ऐसे कोई अलाउंस जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में यह भी बहुत सरल हो गया है, क्योंकि सारे डिडक्शंस खत्म कर दिए गए हैं। हम में से 99% से ऊपर लोगों के लिए टोटल डिडक्शंस के फॉर्म में 0 आएगा। नंबर 4, टैक्स पेड। यह भी फॉर्म 16 में लिखा होगा। हम उसमें से कॉपी करेंगे और इस फॉर्म में भर देंगे। और अंत में सबसे नीचे जो बॉक्स है वो है टोटल टैक्स लायबिलिटी। लायबिलिटी का अर्थ है कि आपको कुछ और टैक्स देना है या नहीं। ये इनकम टैक्स वेबसाइट खुद से कैलकुलेट करेगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि इन सभी फॉर्म्स को भरना बहुत सरल है। तो चलिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म से शुरुआत करते हैं। तो मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक किया और इसको क्लिक करते ही पर्सनल इंफॉर्मेशन का ये पेज मेरे सामने आ गया। तो इसके अंदर क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन है? बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर। ये पहले से ही भरे हुए हैं, क्योंकि जब मैंने रजिस्टर किया था तो मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पैन नंबर भरा था। डेट ऑफ बर्थ भी भरी थी। आधार नंबर मैंने अब भर दिया है। तो ये पर्सनल डिटेल्स मैंने इसके अंदर फिल कर दिए। तो ये पर्सनल डिटेल्स का जो पेज है थोड़ा लंबा है। ये ऊपर का हाफ ही मैंने दिखाया है। अभी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डिटेल भरने हैं। तो ये आ गया उसका नीचे का हिस्सा। अब इसके अंदर मैंने एड्रेस भर दिया है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे, वो ऑटोमेटिकली आ गए। उसके नीचे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस बॉक्स के अंदर जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, जब उसके अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम पर कौन से ऑप्शंस लागू होंगे? वो 2-3 जो ऑप्शंस लागू हैं। सबसे पहला है सर्विंग सोल्जर्स के ऊपर। तो जो भी आप में से लोग सर्व कर रहे हैं, अभी फौज में नौकरी चालू है, उसमें आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। और क्या ऑप्शन होंगे जो हम पर लागू हो सकते हैं? वो हो सकते हैं सीजी पेंशनर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स। तो जो भी लोग पेंशन चले गए हैं, वेटरन है मेरी तरह, उनके ऊपर ये ऑप्शन लागू होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे लास्ट में एक है नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशनर। तो जो भी सोल्जर्स की डेथ हो गई है और उनकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन लागू होगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन। तो वो इसको क्लिक करेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर हमारे ऊपर 3 चीजें लागू थी। सर्विस सोल्जर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, पेंशनर्स के लिए सीजी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन। तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं उसके नीचे, और उसके नीचे ये पूछ रहा है फाइलिंग अंडर विच सेक्शन। तो पहला है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) और ये लिखा हुआ है रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। मतलब अगर आपने ड्यू डेट जो थी फाइल करने की टैक्स रिटर्न को, उससे पहले फाइल किया है, टाइम पर फाइल किया है। और ये ड्यू डेट जो है वो अमूमन होती है हर साल 31 अगस्त को। तो जैसे जब आप असेसमेंट ईयर 2025-26 का रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको वो फाइल करना होगा 31 अगस्त 2025 से पहले। और अगर आप टाइम पर फाइल कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर क्लिक कर देना है और टाइम पर ही फाइल करना है, क्योंकि अगर आप उस ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। अब दूसरा जो मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है वो है फाइलिंग अंडर 139(5).
और उसकी जो परिभाषा लिखी हुई है वो है रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। तो ये होता है कि अगर आपने आज ही फाइल किया रिटर्न और कल आपको पता लगा कि मेरे से उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, मुझे कोई इनकम दिखानी चाहिए थी मैंने नहीं दिखाई, या कोई एग्जेम्पशन लेनी थी पर नहीं ली, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप ड्यू डेट से पहले, याद रखने वाली बात यह है कि आप ड्यू डेट से पहले कितनी भी बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और आपका जो लेटेस्ट रिटर्न है उसको ही आपका फाइनल रिटर्न माना जाएगा। तो आपने मान लीजिए 1 अगस्त को अपना रिटर्न फाइल किया और 3 अगस्त को आपको पता लगा कि उसमें कुछ आपने करेक्शन करनी है, तो आपने अंडर सेक्शन 139(5) आपने दोबारा फाइल किया, उसके अंदर करेक्ट इंफॉर्मेशन डाली, तो जो आप 3 अगस्त को फाइल कर रहे हैं वो आपका फाइनल रिटर्न माना जाएगा। जो आपने 1 अगस्त को फाइल किया था वो डिलीट हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो क्योंकि मैं अपना रिटर्न टाइम पर फाइल कर रहा हूं तो इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया सेक्शन 139 ब्रैकेट में 1, और इसी पेज में नीचे चलते हैं और ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर जो है सबसे ऊपर वो पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम, मतलब आप क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में तो नहीं भरना चाहते हैं। तो हमने आंसर देना है नो। नो का मतलब है कि नहीं, हम न्यू टैक्स रिजीम को ही अपना टैक्स रिजीम बनाना चाहते हैं। हमारा जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न, हम न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर नो के अंदर क्लिक कर दिया और उसके नीचे आया तो उसमें लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स देने हैं अपने। तो जहां जहां भी आपके बैंक अकाउंट है उसका डिटेल आप यहां पर देंगे। तो मैंने बैंक डिटेल्स के नीचे जो बटन बना हुआ है ऐड अनदर, उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया और वो बॉक्स बोल रहा है, ये जब भी बॉक्स आता है इसको इंफॉर्मेशन बॉक्स बोलते हैं। तो इस पर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू बैंक पोर्टल फॉर एडिंग द डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट। मतलब जब आप ओके बटन या कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो आप बैंक के पोर्टल पर चले जाएंगे जहां से कि आप बैंक अकाउंट के डिटेल्स भर पाएंगे। तो मैंने यहां पर कंटिन्यू का बटन क्लिक किया और ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया। अब इसके अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने हैं। तो सबसे ऊपर बैंक अकाउंट का नंबर डाला और उसके राइट में जो है उसको कंफर्म करना है, तो 2 बार बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके नीचे अकाउंट टाइप सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट जो भी है, तो यहां पर मैंने सेविंग बैंक अकाउंट डाल दिया। उसके नीचे है अकाउंट होल्डर टाइप, इसमें मैंने प्राइमरी को क्लिक किया क्योंकि अगर जॉइंट अकाउंट भी है तो मेरा नाम उसमें पहले है, इसलिए मैंने प्राइमरी को क्लिक कर दिया। IFSC कोड हर बैंक की हर ब्रांच के लिए अलग अलग होता है और ये हर चेक के ऊपर लिखा होता है। तो चेक के ऊपर आपने चेक करना है और यहां पर IFSC कोड उसको एंटर कर देना है। और नीचे सबसे नीचे जो बॉक्स है, नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, मतलब ये अगर आपका मेन बैंक अकाउंट है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि अगर कोई रिफंड हो तो इस अकाउंट में आए, तो आपने यस का बटन क्लिक कर देना है और यहां पर क्लिक करके आपने उसको वैलिडेट का जो बटन है सबसे नीचे राइट हैंड साइड को, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए अगर आपके 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं और ये वो बैंक अकाउंट है जिसको आप रिफंड के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो आपने यहां पर लास्ट वाले बॉक्स में नो का बटन क्लिक करना है। बस इतना ही फर्क है, बाकी जो जितने भी बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने का प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। पर एक ही बैंक अकाउंट है जिसको आप रिफंड को लेने के लिए वैलिडेट करेंगे। तो यहां पर जो राइट हैंड साइड में बटन है नीचे वैलिडेट, उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया। यहां पर बैंक ने जो हमें OTP भेजा है उस OTP को हम एंटर करेंगे और फिर से वैलिडेट का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये बोलेगा योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव बैंक शॉर्टली। जैसे मैंने ICICI बैंक को अगर नॉमिनेट किया है रिफंड डिटेल्स के लिए, तो इनकम टैक्स वेबसाइट उस बैंक अकाउंट में मेरे अकाउंट के डिटेल्स भेजेगी और उनको बोलेगी कि इसको वैलिडेट कीजिए कि ये बैंक अकाउंट डिटेल्स इस बंदे के करेक्ट हैं या नहीं। और ये बोल रहा है द वैलिडेशन स्टेटस विल बी अपडेटेड इन 10 to 12 वर्किंग डेज। बोलते 10 to 12 वर्किंग डेज है पर बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने देखा कि अब जब मैंने वैलिडेट किया था अपने बेटे के लिए तो वो एक ही दिन में वैलिडेट हो गया। तो ये हो गया बैंक अकाउंट्स का वैलिडेशन। और आपने ये जो इंफॉर्मेशन बॉक्स है उसके नीचे जो लिखा हुआ है क्लोज,
उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बॉक्स वहां से गायब हो जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैंक अकाउंट मैंने अभी अभी अपना वो किया है वो नीचे लिखा हुआ आ गया है। उस बैंक अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है ऊपर वाले बॉक्स में और उसके नीचे लिखा हुआ है वैलिडेटेड, मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को वैलिडेट कर दिया। और उसके नीचे एक और बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें दो चीजें लिखी हुई हैं। जो नंबर 1 है वो कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है कि आपने जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी को यहां पर ऐड करना है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट वगैरह हैं जिसमें आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं, ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट में वो इंफॉर्मेशन जो भी आपको उसके अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर लिखेंगे नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी फिक्स डिपॉजिट के बारे में पता नहीं चलेगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इस इनकम टैक्स वेबसाइट किस प्रकार से बैंक्स की वेबसाइट से कनेक्टेड है। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन वो लिखा हुआ है वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितने भी बैंक अकाउंट आप यहां पर डाल रहे हैं उनमें से एक आप नॉमिनेट कर सकते हैं रिफंड के लिए। जब भी आपका रिफंड आएगा, अगर कोई रिफंड होगा तो वो उसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो ये हमने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर दिया और उसके नीचे जो बटन है कंफर्म, उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया और ये क्लिक करते ही हम वापस आ गए अपने रिटर्न समरी के पेज पर जहां से हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत की थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के राइट में एक ग्रीन कलर का टिक आ गया है और ग्रीन कलर में ही लिखा हुआ है कंफर्म्ड, मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी आपने कंफर्म कर दी है। अगर कुछ और आप इसमें भरना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड को एक बटन दिया हुआ है मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड, कि अगर आपको कुछ चेंज करना है, मान लीजिए एड्रेस चेंज करना है तो मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड के बटन पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया जहां हमने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना नाम, नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस और बैंक अकाउंट के डिटेल्स इनकम टैक्स की वेबसाइट में भर दिए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि आपने एक ही बार भरना है। अगले साल जब तक भी आप रिटर्न भरते रहेंगे ये डिटेल्स पहले से ही भरे हुए आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको एड्रेस वगैरह चेंज करना पड़े, पर बाकी सब डिटेल्स जो है पहले से भरे मिलेंगे आपको, उसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप अगले साल रिटर्न भरेंगे आपने सीधा कंफर्म का बटन दबाना है और ये आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड। तो ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं उसके नीचे जो बटन है ग्रोस टोटल इनकम। अब हम इनकम के डिटेल्स भरेंगे और टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया ये पेज हमारे सामने आ गया। तो इस पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रोस टोटल इनकम और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारे केस में इन क्वेश्चंस का कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है तो मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इसलिए इस पेज के नीचे एक बटन है स्किप द क्वेश्चंस, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये सारे क्वेश्चंस गायब हो जाएंगे और सीधा हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम वाला ये पेज हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये पेज आ गया जिसमें अब मैं अपने इनकम के डिटेल्स भरूंगा। अब ये डिटेल आएंगे कहां से? ये सभी डिटेल्स आएंगे फॉर्म 16 से। तो अगर सर्विंग सोल्जर्स हैं तो आपके पास PAOR से हर साल फॉर्म 16 आता है जून जुलाई के महीने में, और जो पेंशनर्स हैं उनके पास CDA पेंशन से स्पर्श के अंदर फॉर्म 16 आता है। तो हम उस फॉर्म 16 को खोलेंगे और अपने सैलरी के डिटेल इसमें भर देंगे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सरल है। आपने उसमें देखना है और इसके अंदर भरना है। तो चलिए पहले एक फॉर्म 16 पर नजर डालते हैं। तो ये है फॉर्म 16 एक सर्विंग सोल्जर का। इसमें मैंने उसका नाम छुपा दिया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल के नीचे दिखाया हुआ है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो मैंने अपने बेटे का नाम इसमें लिख दिया है। उसके नीचे है असेसमेंट ईयर / टैक्स ऑप्शन। तो असेसमेंट ईयर जैसे मैंने बताया 2024-25 में मैंने ये रिटर्न भरा था, जबकि अभी जो आप रिटर्न भरेंगे वो उसमें फॉर्म 16 जो आएगा उसमें पहले से ही लिखा होगा 2025-26 / न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया है। उसके अगला बॉक्स है पीरियड। ये है वो पीरियड जिसमें आपने वो पैसा कमाया है जिसका रिटर्न आप भर रहे हैं। तो वो पैसा कब कमाया होगा? जब आप अभी भरेंगे वो कमाया होगा
1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। जबकि मैंने जो ये रिटर्न फाइल किया था वो था 2023-2024 का, तो इसमें 2023-2024 लिखा हुआ है। उसके नीचे है Q1, Q2, Q3, Q4, इसके अंदर जो भी सैलरी स्लिप में या पेंशन स्लिप में टैक्स काटा है PAOR या CDA पेंशन ने, वो क्वार्टर वाइज डिटेल दिए हुए हैं और टोटल अमाउंट लिखा हुआ है जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कटा है इन जवान का, वो कटा है 48,328 रुपए, 48,328 रुपीज ये सोर्स पे ही CDA पेंशन या PAOR ने काट लिया है। और इसके डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी भेज दिए गए हैं, जो कि आपको फॉर्म 26 में मिलते हैं। फॉर्म 26 के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये था फॉर्म 16 का ऊपर का हिस्सा। अभी इसी में नीचे चलते हैं। अब इसके नीचे जो है PAOR या CDA पेंशन्स ने इनकम या पेंशन के डिटेल दिए हुए हैं। तो ये सर्विंग सोल्जर हैं, तो इनके केस में है ग्रोस सैलरी 9,59,786 रुपए, 9,59,786 रुपीज पूरे साल की इनकी ग्रॉस सैलरी है। उसके नीचे है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज। मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर जो वीडियो किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी सैलरीड लोग होते हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनकी इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कम कर दिया जाता है ताकि उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। तो पिछले साल ये अमाउंट 50,000 रुपए था और जैसा कि आपको मालूम है अभी बढ़ाकर उसको कर दिया गया है 75,000 रुपीज। तो पिछले साल के हिसाब से जो फॉर्म 16 आया था उसमें POR ने लिख के दिया इन जवान को 50,000 रुपीज। स्टैंडर्ड डिडक्शन के नीचे है लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो इसमें आपको PAOR या CDA पेंशन्स पहले ही लिख के देगा कि आपको कोई क्या ऐसा अलाउंस मिला है जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंडर भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जैसे कि काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस हो गया या फिर फील्ड अलाउंस हो गया या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस हो गया। तो ये सब जो अलाउंसेस हैं इनका कुछ हिस्सा न्यू टैक्स रिजीम में भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपकी इनकम में से जो आपका ये अलाउंस का एग्जेम्प्ट जो हिस्सा है वो इनकम में से कम कर दिया जाएगा इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर आपके फॉर्म 16 में वो लिखा हुआ आया। इस केस में ये जवान जो है पीस में पोस्टेड था तो इसलिए वो 0 लिखा हुआ है। और उसके नीचे जो है बैलेंस इनकम आ गई, मतलब कि 9,59,786 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी माइनस कर दिया और जो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस थे उनको भी माइनस कर दिया। तो इस जवान की इनकम आ गई 9,09,786 रुपए। तो ये जो है फॉर्म 16 में लिखा हुआ आया है। अभी हम इसी को आगे लेके जाएंगे और अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फॉर्म में भर देंगे। बहुत ही सरल है। अब मैंने एक और रेड बॉक्स बनाया है उसके नीचे, उसमें लिखा है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम में लागू होती थी, न्यू टैक्स रिजीम में ये लागू नहीं है। क्योंकि ये फॉर्म 16 PAO ने न्यू टैक्स रिजीम के अंडर बनाया है तो उन्होंने इन सभी एग्जेम्पशंस के आगे पहले से ही 0 लिख दिया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने इनकम टैक्स फॉर्म पर। और ये आ गया हमारा फॉर्म जिसमें हमने अपनी इनकम्स के डिटेल्स भरने हैं। लेकिन इसे हम आज नहीं भरेंगे, इसे हम भरेंगे ITR पर तीसरे और अंतिम वीडियो में। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं कि मुझे अपने वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हैं, अगर बनाए तो वो मेरे चैनल को छोड़कर चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में ये मेरा तीसरा और अंतिम वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स वेबसाइट में रजिस्टर किया था। दूसरे वीडियो में हमने ITR भरना शुरू किया था और इस स्क्रीन पर पहुंच गए थे। मेरा सुझाव है कि आप पहले वो 2 वीडियो जरूर देख लें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो चलिए इस पेज से वापस शुरू करते हैं। और इस फॉर्म में आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के इस फॉर्म में सब कुछ 0 लिखा हुआ है क्योंकि हमने अभी भरा नहीं है। पर उसके ऊपर एक एडिट का बटन बना हुआ है और साथ में पेन का निशान बना हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया जिसके अंदर बॉक्स के अंदर मैं अपने डिटेल्स भर सकता हूं।
पर वो डिटेल आएंगे कहां से? वो डिटेल आएंगे आपके फॉर्म 16 से, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। और ये आ गया फॉर्म 16 आपकी स्क्रीन पर। ये फॉर्म 16 का ऊपर का हिस्सा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज सबसे नीचे लिखी है, जो है टोटल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 48,328 रुपीज, यानी 48,328 रुपए। और ये है फॉर्म का नीचे का हिस्सा। इस हिस्से में तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं वो हैं ग्रॉस सैलरी 9,59,786 रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज, अलाउंस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 0 और बैलेंस 9,09,786 रुपीज, 9,09,786 रुपए। तो इन्हीं फिगर्स को हम अपनी ग्रॉस सैलरी के फॉर्म में भरेंगे। तो चलिए उस फॉर्म पर वापस चलते हैं। और यहां मैंने सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) के सामने अपनी सैलरी भर दी है, यानी 9,59,786 रुपीज, 9,59,786 रुपए, जैसा कि हमने अभी फॉर्म 16 में देखा था। उसके नीचे एक और बॉक्स मैंने बनाया है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन ए नोटिफाइड कंट्री। ये हमारे ऊपर लागू नहीं है। तो उसके नीचे जो डिलीट का बटन है वो मैंने क्लिक किया। उसको क्लिक करते ही बॉक्स आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट? तो मैंने बोला हाँ आई एम श्योर, यस। उसको मैंने क्लिक किया, वो वहां से गायब हो गया। अभी ये उस पेज का ऊपर का हिस्सा है। मैं इसमें नीचे स्क्रॉल करता हूं। जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो ये बोल रहा है नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो यहां पर हम 0 भर रहे हैं, पर अगर किसी को काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस या एल्टीट्यूड अलाउंस मिला है तो वो यहां पर उसको दिखाएगा। इसमें जब आप ड्रॉप डाउन के अंदर जाएंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा एनी अदर। तो आपने एनी अदर पर क्लिक करना है। एनी अदर पर क्लिक करते ही नीचे एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आ जाएगा। उसके अंदर आपने लिख देना है काउंटर इंसर्जेंसी एरिया अलाउंस इंडियन आर्मी, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो जो भी अलाउंस आपको मिला है जो कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है वो यहां पर लिख देना है। और जो अमाउंट आपके फॉर्म 16 में लिखा हुआ है वो यहां पर भर देना है। तो क्योंकि यहां पर 0 है तो हमने इसको टच नहीं किया, हमने इसके अंदर 0 रहने दिया है। और अगला पेज आ गया जिसमें कि यहां पर उस सैनिक को सिर्फ 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है, जो कि पहले से ही भरी हुई आएगी। अब जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा 2025-26 का, तो यहां पर 50 की जगह 75,000 75,000 लिखा होगा। तो ये हो गया, हमने ग्रोस टोटल इनकम भरी, उसके नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके नीचे जो है एग्जेम्प्ट अलाउंस। नोट करने वाली बात फिर से दोहराऊंगा, ये आपके फॉर्म 16 में लिखा हुआ आएगा। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो भी दिमाग लगाने का काम है वो पीएओआर या सीडीए पेंशंस ने ऑलरेडी कर दिया है आपका फॉर्म 16 बनाते हुए। आपको सिर्फ वहां से कॉपी करना है। तो ये आपने कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई नीचे, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, यानी कि ये आपकी सैलरी से इनकम हुई है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगना है। वो है 9,09,786 रुपीज। और आपने जो सबसे नीचे बटन है सेव, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये बॉक्स आपके सामने आ गया। ये पहला ही पेज है जिसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर पहले कंफर्म्ड लिखा आया था। अभी सिमिलरली इस पेज के ऊपर ग्रॉस टोटल के इनकम के ऊपर भी कंफर्म्ड लिखा हुआ आ गया है। और उसके आगे लिखा हुआ आया है ग्रॉस टोटल इनकम जो है जिसके ऊपर टैक्स लगना है वो है 9,09,786 रुपए। तो इसका मतलब इनकम वाले फॉर्म के अंदर जो आपने भरना था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके नीचे आते हैं जो लिखा हुआ है टोटल डिडक्शंस। अब इसके अंदर डिडक्शन कितने हुए हैं वो हमने कंफर्म करना है। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। ओ सॉरी, इस पेज का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन लागू नहीं है। तो इस पर क्लिक करके जो भी पेज खुलता है उसमें 0 पहले से लिखा होगा। आपने बस कंफर्म का बटन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप वापस आ जाएंगे इस रिटर्न समरी वाले मेन पेज पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब टैक्स डिडक्शंस के सामने भी ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है कंफर्म्ड। ग्रेट। तो अब आते हैं अगले फॉर्म पर जिसका नाम है टैक्स पेड।
तो मैंने उस पर क्लिक किया और ये पेज मेरे सामने खुल गया। अभी सबसे ऊपर इसमें आ रहा है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। अब ये पहले से ही भरा हुआ आएगा, पर बाई चांस इसमें नहीं भरा हुआ आता है तो आपने इसको क्रॉस चेक करना है। कहां से? फॉर्म 16 से। तो हमने फॉर्म 16 में देखा था कि उस जवान के, जिसका मैंने फॉर्म 16 आपको दिखाया है, क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक टोटल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सैलरी या पेंशन देने से पहले ही जो टैक्स काट लिया गया था पूरे साल भर का, वो था 48,328 रुपीज। तो ये पहले से ही लिखा होगा, क्योंकि जब भी कोई भी टीडीएस कटता है वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है। तो बाई चांस अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं। इस जवान के केस में पहले ही लिखा हुआ था 48,328। उसके नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अगर आपने बैंक में कोई एफडी कराई हुई थी और उस एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू देते समय बैंक ने 10% आपका जो है टैक्स काट लिया है, तो वो बैंक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है, तो वो यहां पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर इन जवान का कोई भी बैंक अकाउंट में कोई भी ऐसा डिडक्शन नहीं हुआ है, तो इसमें 0 आ रहा है और उनका टोटल जो इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, वो है 48,328 रुपीज। तो हमने नीचे इसको चेक किया और उसके बाद कंफर्म के बटन को क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हम अपने मेन पेज पर वापस आ गए, जिसका हेडिंग है रिटर्न समरी। और क्योंकि हमने टैक्स पेड का फॉर्म भी अभी कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए इस पेज पर टैक्स पेड के सामने भी ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है कंफर्म। तो ये चौथा फॉर्म भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं पांचवें और अंतिम फॉर्म पर, जिसका नाम है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक किया और क्लिक करते ही ये पेज खुल गया। इस पेज का हेडिंग है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। मतलब हमने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन भरी है उसे दोबारा चेक करके वेरीफाई करना है। कोई नई इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में नहीं भरनी है। जो भी कैलकुलेशन है वो इनकम टैक्स वेबसाइट खुद से करके हमें दिखाएगी, हमने बस उसे देखना है और एक बार चेक करना। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ऊपर लिखी हुई है ग्रोस टोटल इनकम, जो कि हमने देखा है 9,09,786 रुपए। उसके नीचे उन्होंने टैक्स कंप्यूट किया है, और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसे मैंने डिटेल में आपको टैक्स कैलकुलेशन वाले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसे देखना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहां आप सबसे नीचे देख रहे हैं टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट 46,469 रुपए, यानी 46,469 रुपीज, वो आपने कैलकुलेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट कैलकुलेट करके इस बॉक्स में लिख देगी। तो ये कैलकुलेटेड टैक्स जो है टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट, वो आ गया 46,469। अभी इस पेज, ये पूरा पेज नहीं है, आधा पेज है, इसी को नीचे स्क्रॉल करता हूं, इसमें वो लिखा हुआ आ गया 46,469। उसके नीचे है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसके बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। हमारा जो टैक्स बनता है उसके ऊपर 4% एक चार्ज लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने सभी के टैक्स के ऊपर, तो वो है 46,469 का 4%। तो हमने जब 46,469 को 4% से गुणा किया तो वो अमाउंट आ गया 1,859 रुपए। ये ऑटोमेटिकली भरा होगा, सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और टोटल टैक्स आ गया 48,320 रुपीज और बैलेंस टैक्स आ गया 48,328 रुपीज। उसी पेज में हम नीचे चले और नीचे जाने के बाद सबसे नीचे आ गया है कंफर्म। हमने इसके ऊपर कंफर्म के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करते ही हम वापस आ गए अपने मेन पेज पर, जिसका हेडिंग है रिटर्न समरी। अब हमारे सभी पांचों फॉर्म्स के सामने ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है कंफर्म्ड। इसका अर्थ है कि हमने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी इंफॉर्मेशन भरनी थी वो भर दी है, बस अब उसे जमा करना है। इस पेज पर एक और महत्वपूर्ण बात, जो मैंने राइट हैंड साइड को रेड कलर का बॉक्स बनाया है उसमें लिखा है 0। मतलब अब इन सैनिक ने सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इनका टैक्स बनता था 48,328 रुपीज और वो पीएओ ने पहले से ही सैलरी में से
काट लिया है। तो अभी ना तो उन्होंने सरकार को कुछ देना है और ना ही कुछ लेना है, यानी ना ही उनका कोई रिफंड बनता है। तो ये अभी आपका पूरा का पूरा जो रिटर्न है वो कंफर्म हो गया है और मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया, जो इस पेज में सबसे नीचे बटन है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया और उसके सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू का मतलब है कि आप इस पर क्लिक करके जो भी आपने भरा है, आपका रिटर्न बहुत छोटा है पर कई जो रिटर्न होते हैं खासकर ITR 2, 3, 4 वो बहुत बड़े होते हैं, तो उसमें प्रीव्यू करना पड़ता है, एक बार देखना पड़ता है कि कोई गलती तो नहीं हो गई है ताकि फिर रिवाइज रिटर्न ना भरना पड़े। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने भरे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। आपने देखना है, ध्यान से चेक करना है, दोबारा फॉर्म 16 का प्रिंट आउट अपने सामने रखना है, उससे टैली कर लेना है कि कोई फिगर तो गलत नहीं हो गई है। प्रीव्यू करने के बाद आपने प्रीव्यू को कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही ये आपके सामने आ जाएगा पेज, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। अभी यहाँ पर आपने अपने पर्सनल डिटेल डालने हैं, नाम नंबर डालना है, नीचे प्लेस डालना है, डेट जो है पहले से ही लिखी हुई आ जाएगी, वो भरकर आपने सबमिट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ TRP। TRP कौन होता है? टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। जैसे आप किसी और से अगर रिटर्न भरवाते हैं तो उनका नाम यहां पर एंटर होगा, वो खुद ही लिखेंगे और उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर भरेंगे। तो अगर आप किसी और से भरवा रहे हैं तो ये लागू है, अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो मैंने यहां पर अपने डिटेल भरे, TRP को खाली छोड़ दिया और आगे चला। इस स्क्रीन के अंदर एक नया बटन आ गया है अभी, प्रोसीड टू वैलिडेशन। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई जिसके अंदर लिखा हुआ है वैलिडेशन सक्सेसफुल, बड़ा बड़ा ग्रीन कलर में। इसका मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट मुझे बोल रही है कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं, जिस हिसाब से भरने चाहिए थे वो करेक्ट है, ये वैलिडेट कर दिए गए हैं। कोई भी ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कुछ भरा जाना चाहिए था वो आपने खाली नहीं छोड़ा है। अब आपका जो रिटर्न है वो सबमिट होने के लिए तैयार है। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी वो बोल रहा है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही सामने ये पेज आ गया। अभी ये वेरिफिकेशन बहुत आसान हो गया है। कुछ साल पहले तक इसके लिए एक फॉर्म भर के भेजना पड़ता था, पोस्ट बाय पोस्ट भेजना पड़ता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अभी जो है आधार नंबर के साथ ये E-वेरीफाई हो जाता है 2 मिनट के अंदर। तो जो E-वेरीफाई नाउ है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसमें एक रेड कलर का डॉट आ जाएगा और कंटिन्यू का बटन जो इस स्क्रीन में राइट हैंड साइड को नीचे है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आधार से आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को आपने बॉक्स के अंदर भर देना है और आपका ये रिटर्न E-वेरीफाई हो जाएगा और आपके पास आपके ईमेल आईडी पर एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है। तो ये है उस एक्नॉलेजमेंट का स्क्रीनशॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपके इनकम डिटेल्स लिखे हैं जो आपने अभी भरे थे। उसके नीचे लिखा है कि आपका टैक्स कितना कटा है और सबसे नीचे लिखा है टैक्स पेएबल और रिफंडेबल 0। जैसा कि मैंने बताया, इसका अर्थ है कि ना तो आपको कोई टैक्स और देना है और ना ही आपको कोई रिफंड मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। इसके साथ ही आपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने का तरीका सीख लिया है। इस वीडियो के अंत में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिसमें ये तीनों वीडियो हैं। आप चाहें तो ये तीनों वीडियो दोबारा देख सकते हैं। 2-3 बार देखने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो ये भी साइकिल चलाने जैसा है। एक बार सीख गए तो फिर आप भूलेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।